बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने का मौका दिया है। आज का टॉपिक हमारा है ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल जो होता है ये एक बिज़नेस का लाइफ ब्लड होता है, जिससे बिज़नेस की डे टू डे ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत हाई वाई मशीनरी है, आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपके पास गोडाउन्स हैं, लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो वो सारा आपका किसी काम नहीं आएगा, सिवाय इसके कि आप उसको रेंट आउट करें। वर्किंग कैपिटल होगा तो उससे आप ये अपना सारा सिस्टम चला सकेंगे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं और जो बिज़नेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसके मुताबिक आज ये लास्ट टॉपिक होगा जो बिज़नेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। और जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का मैंने जैसे देखा है, फास का है या यूएल का है या बाकी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आज ये वर्किंग कैपिटल तक बिज़नेस फाइनेंस का सिलेबस है। तो बीएस के स्टूडेंट जो बिज़नेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आज तक के अगर वो लेक्चर सारे कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो अब ये आज का टॉपिक जो है ये स्पेसिफिक है बिजनेसमैन के लिए, जिन्होंने अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उससे सीखेंगे कि हमने वर्किंग कैपिटल को किस तरह से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है। आईसीएमए के स्टूडेंट्स जो हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं, एमएस के स्टूडेंट्स हैं, और जो भी बिज़नेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर सकेंगे हाउ द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले तो इसमें मैं आपको वर्किंग कैपिटल डिफ़ाइन करूंगा, वो क्या है, किस तरह से किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, क्या वर्किंग कैपिटल का अफेक्ट होता है, एंड डिफर बिटवीन फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अकाउंटेंट्स, कि वो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या चीज़ इसकी देखनी है वर्किंग कैपिटल ने, और अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे दी टू फंडामेंटल डिसीजंस इशूड इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड द ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज डिसीजन, कि वर्किंग कैपिटल को आपने कहाँ मैनेज करना है, उसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस जगह आप जो वर्किंग कैपिटल को लेके आएंगे, क्या आप एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल रखेंगे जिससे आपके एसेट्स जो हैं वो सारे एफिशिएंट नहीं होंगे और वो एफिशिएंसी से सारे एसेट्स आपके काम नहीं कर रहे होंगे, आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल पड़ा होगा, या फिर आप उसको इतना मिनिमाइज कर लेंगे कि जब आपको आपकी टाइम ऑफ सप्लाईज या सप्लाईज लाइन उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, या कि आप इसके दरमियान इसको ट्रेड ऑफ करेंगे। ये चीज़ हम इसमें सीखेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस हाउ द डिटरमिन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट्स। तो फिर हम जो वर्किंग कैपिटल है, जो बेसिकली करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स को हम कहाँ ऑप्टिमल लेवल पे रखेंगे कि जहाँ ना तो आपके एसेट्स इनएफिशिएंट पड़े रहें और ना ही आपका इतना कम हो कि आपको वो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम हो, बल्कि वहाँ खड़े हों जहाँ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और गो के रिस्क भी उसमें होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आप टोटल एसेट्स को आप यूटिलाइज करके एफिशिएंट ला के एफिशिएंसी 100% निकाल के उससे एसेट से कैसे आप निकाल सकते हैं, ये ऑप्टिमल लेवल जो है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड रिस्क इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करते हुए हमें प्रॉफिटेबिलिटी का ख्याल ये रखना है कि हमने उसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कब करेंगे, जब हम टोटल एसेट्स को एफिशिएंसी पूरी 100% उसकी एफिशिएंसी लाएंगे। लेकिन जब हम टोटल एसेट की 100% एफिशिएंसी लाने के लिए लाएंगे तो हमारी जो सप्लाई चेन है उसके लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो वही अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाएंगे तो रिस्क भी मैक्सिमाइज होगा। तो आपने उसको रिस्क को भी जेन में रखना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और लिक्विडिटी आपकी जो है, क्या उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको और कोई सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं बाकी की, या उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, या फिर लिक्विडिटी आपकी इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि आपके एसेट्स जो है इनएफिशिएंट पड़े हुए हैं,
तो आपको रिस्क से बचने के लिए आपने ज़्यादा रख लिया जी स्टॉक में, मुझे अगले साल का अब फिक्र ही नहीं है कि मैंने स्टॉक रख लिया इतना ज़्यादा। लेकिन आप जब स्टॉक ज़्यादा रख लेंगे तो आपको क्या होगा कि स्टॉक की हैंडलिंग कॉस्ट आपको पड़ रही होगी, आपके एसेट जो है इनएफिशिएंट हो जाएंगे। ऐसे ही है ना साथ। तो जब ये आपके यूज़ हो रहे होंगे टोटल एसेट, तो उनकी एफिशिएंसी तब 100% होगी। लेकिन जब आप इतना कम कर लें कि आपकी जो सपोज आपको कोई ऑर्डर आ गया है कि आपने इतने 1000 चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपके पास इन्वेंट्री में स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, तो तब आप प्रॉब्लम में आएंगे ना। हाँ, तो ये इस चीज़ को आपने मैनेज करना है कि रिस्क को भी आपने जेन में रखना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी रखना है। देन एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू क्लासीफाई वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू इस कंपोनेंट के, अपने कंपोनेंट के मुताबिक वर्किंग कैपिटल को कैसे क्लासीफाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू टाइम आइदर परमानेंट और टेम्परेरी। ये वर्किंग कैपिटल आपका बाज़-औक़ात आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल आपको बहुत बढ़ाना पड़ता है। वो कैसे कि जब आप सीजनल कोई काम कर रहे हैं, सपोज आप करें, मैं आपको शुगर मिल की एग्जांपल देता हूं, तो शुगर मिल जब रनिंग में होती है तो उसके अगर आप कभी कभी इतफाक हो किसी रोड से गुजरने का जो शुगर मिल के आगे से गुजर रहा है, तो साथ उसमें हंड्रेड्स ट्रॉलीज लगी होती हैं जिसमें जो अपना वो माल आ रहा है ना, हंड्रेड्स बल्कि उससे भी ज़्यादा होती हैं कि उसमें शुगर केन आ रहा है और वो उनकी परचेजिंग टाइम होता है। वो जो 3-4 महीने हैं उन्होंने मैक्सिमम परचेज करना है, मशीनरी उनकी 100% चल रही है, बायर सप्लायर का 100% हो रहा है, तो उन दिनों उनको कैपिटल अपना ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि सीज़न चल रहा है ना। अच्छा, जब ये सीज़न फिनिश हो गया, उनका स्टॉक्स बिक गया और सारे हो गया, तो फिर उसके वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो फिर शॉर्ट टर्म कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन जब सीज़न चल रहा है तो उनको वर्किंग कैपिटल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल आप कितना रखेंगे और टेम्परेरी कैसे आपने उसको चेंज करना है। देन डिस्क्राइब करेंगे हैजिंग, मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अब आपने हैजिंग जो आपकी मैच्योरिटीज़ हैं, आपने फाइनेंसिंग जो की हुई है या किसी को बॉन्ड्स दिए हुए हैं आपने, तो उसकी कब मैच्योरिटी आ रही है, सिक्योरिटीज़ को कब मैच्योर होना है, जब आपने जो सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं वो कब मैच्योर होंगी और आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन आपने अगर बॉन्ड्स किसी से फाइनेंसिंग करवाई हुई है, बॉन्ड्स दिए हैं, तो जब बॉन्ड्स मैच्योर होंगे क्या आपके पास उनके पैसे हैं, क्या आप उनको ओवरकम कर सकेंगे। ये चीज़ आपने वर्किंग कैपिटल अपना जो है इसको करेंगे, देखेंगे किस तरह से है। देन आप एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू फाइनेंशियल मैनेजर कंबाइन द करंट एसेट डिसीजंस विद द लाइबिलिटी स्ट्रक्चर डिसीजंस, कि वो अपने करंट एसेट्स के जो वो किस तरह से डिसीजन करता है कि उसको लाइबिलिटी स्ट्रक्चर जो है उसके डिसीजन से वो मैच कर जाए या उसके मुताबिक क्या उसको लाइबिलिटी उसने कैसे अपनी पे ऑफ करनी है, लाइबिलिटीज़ कब आ रही हैं पे ऑफ करने की, और करंट एसेट्स में क्या ऐसी पोजीशन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने आपको अंदाज़ा हो गया होगा इससे कि कितना इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को समझना, स्पेशली जो बिजनेसमैन है उनके लिए। तो अगर हम ओवरव्यू करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का तो क्या होगा, पहले तो ये होगा कि वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या वर्किंग कैपिटल का, वो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड इश्यूज़ क्या आते हैं, तो उम्मीद है साथ वो भी आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि क्या वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड इशू हैं। देन फाइनेंसिंग करंट एसेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स, कि आपने जो फाइनेंसिंग करनी है करंट एसेट्स लेने हैं कि वो उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मिक्स आप किस तरह बताएं कि आपके ऑप्टिमल लेवल पे आप इसकी एफिशिएंट कर सकें अपने एसेट्स को। देन कंबाइनिंग द लाइबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन, और फिर लाइबिलिटी और करंट एसेट्स का जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसके लिए आप काम करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में एक कंसेप्ट नेट वर्किंग कैपिटल भी है। वर्किंग कैपिटल और है और नेट वर्किंग कैपिटल और है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या आएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऐसा करंट पोर्शन जो आपके पास 100 टाइम अवेलेबल है कि आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज आप माइनस कर देंगे तो ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। देन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, मोस्टली जो बात होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की होती है, तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, तो जितनी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट है ना फर्म की उसको हम ग्रॉस कैपिटल कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको पहले आता था, तो अब आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, शकील ऐसे ही है ना। तो अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स करंट एसेट्स एंड द फाइनेंसिंग नीड टू सपोर्ट करंट एसेट्स,
तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये है कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो क्या हैं और उनको फाइनेंसिंग की नीड कैसे कैसे आ सकती है, आप इसको सपोर्ट करेंगे, करंट एसेट्स को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म करंट एसेट्स एक्सीड 1/2 ऑफ द टोटल एसेट्स। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें आपके जो करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि 1/2 ऑफ द टोटल एसेट्स, मीन ये है कि हाफ होने चाहिए, एक्सीड कर देने चाहिए। टोटल एसेट्स आपके सपोज 100 मिलियन के हैं, तो करंट एसेट्स आपके 50 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए ताकि वर्किंग कैपिटल आपका इन प्रोसेस रहे। देन एक्सेसिव लेवल कैन रिजल्ट इन सब स्टैंडर्ड्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके एसेट्स इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, सपोज साथ अगर आपके एसेट्स जो हैं ये 50 मिलियन की बजाय आप कहते हैं मैं 75 मिलियन रख लेता हूँ, मैं सेफ साइड में रहूँगा, तो फिर क्या होगा भला, वो जो 25 मिलियन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, 25 मिलियन आपके एसेट्स इनएफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, वो आपने एक्सेसिव रख लिया, एक्सेसिव रख लिया तो वो आपका एफिशिएंट अब वर्किंग काम में नहीं आ रही है, एक साइड पे पड़ी हुई है, उसको आप हैंडलिंग भी मुश्किल है और उससे आप काम भी नहीं कर रहे। तो एक्सेसिव लेवल जो होगा वो सब स्टैंडर्ड कर देगा आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल है उसका रिटर्न नहीं आ जाएगा ना। जब आपको ज़रूरत 50 रुपए की है, आपने 75 रुपये इधर रख लिए, लो जी मेरे औखे वखे काम आएंगे, काम आने 50 रुपये, तो वो 25 जो है उसका क्या फंक्शन है, अब एक्सेसिव पड़े हुए हैं। क्यों शकील, ऐसे ही है ना कि वो एक्सेसिव पड़े हुए हैं। अबू बकर आप तो इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जो आपके पैसे हैं वो 25 रुपये जब यूज़ नहीं होने तो वो एक्सेसिव पड़े हुए हैं, तो उनसे फिर आप कमाई तो नहीं ना कर सके। तो इसलिए जो भी फारग चीज़ होती है ये आप जेहन में रख लें, जो भी वेली चीज़ पड़ी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो आपका वर्किंग कैपिटल हो, चाहे बंदे हो, चाहे स्टूडेंट हो, जो भी हो। तो इसलिए हर चीज़ को काम में लगना जो है वही एफिशिएंटी है। सारे बिजनेस जो है इसी पे एफिशिएंसी होकर चल रहे होते हैं, एफिशिएंसी चल रही होती है। अच्छा, तो अब हम अगर करंट लाइबिलिटीज़ आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर द स्मॉल फर्म्स, तो ये तो आपको पता है करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि हम उसको फाइनेंस करने के लिए जो बाहर से लेते हैं लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं, उसको स्मॉल फर्म की करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। और रिक्वायर्ड कंटिन्यूस डे टू डे मैनेजेरियल सुपरवाइजन जो है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, आपकी सुपरविजन के बगैर क्या साथ ऐसा है कि आपका जो सिस्टम है ये आप इसकी सुपरविजन ना करें तो आप क्या कहेंगे कि ये ज़बरदस्त चलता रहेगा। अगर इधर शकील इसमें सुपरवाइज ना करे तो क्या ये इसके रेंट आउट होना, प्रॉपर इसका रिटर्न आना, ये वो होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हर बिजनेस की सुपरविजन ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि बस चल पड़ा बिजनेस और उसको छोड़ देते हैं, अपने एसेट्स की सुपरविजन नहीं करते ना, वो बहुत नुकसान में होते हैं। इसी तरह वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट द कंपनीज रिस्क। तो वर्किंग कैपिटल को क्या करता है कंपनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो उसका रिस्क है, वो क्या है, रिटर्न है, वो क्या है, एंड शेयर प्राइस। तो वर्किंग कैपिटल पे डिपेंड करता है कि कंपनी रिस्क कितने में जा रही है, रिस्क को कैसे आपने अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी मिनिमाइज। लेकिन ये भी बात साथ है अबू बकर कि आप मोर रिस्क मोर यू अर्न, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना आप अर्निंग भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह रिटर्न भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो फिर आपकी शेयर प्राइस की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस मार्केट में बड़ी होगी तो देन ही आपका जो इन्वेस्टर है वो आपकी तरफ आएगा, मार्केट में आपका शेयर खरीदेगा। अब ये वर्किंग कैपिटल इश्यूज की अगर हम ऑप्टिमल अमाउंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स की बात करें, अज्यूम 50,000 मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, 3 डिफरेंट पॉलिसीज फॉर करंट एसेट्स एंड लेवल्स आर पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने आउटपुट करने हैं 50,000 यूनिट्स हमने कमाने हैं, बनाने हैं। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए एसेट्स का जो लेवल है वो एक तो ये हो सकता है भाई हम अपने बाकी सारे एसेट फुली यूटिलाइज कर लें, हम इन्वेंट्री अपनी मिनिमम लेवल पे ले आएँ, उसको इन्वेस्ट कर दें, एसेट्स को बाहर निकाल के फ़र्ज़ किया हमें 50 रुपये चाहिए है ना, ये सपोज हम करते हैं इधर हमें चाहिए 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ जो नॉर्मल उसका होता है, तो हम ये करते हैं कि नहीं, हम ऐसा करते हैं 30 रुपीज़ के करंट एसेट रख लेते हैं। 30 रुपीज़ यानी कि इन्वेंट्री कम रख लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी और मंगवा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे, एफिशिएंट रहें ताकि हमारा जो बाकी 20 रुपये बचेंगे वो 20 रुपये आप इन्वेस्ट कर देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे,
बैंक में इंटरेस्ट आ जाएगा, जो 20 उसमें यूज़ करेंगे, तो वो आपके फिर ये पूरे एफिशिएंट हो गए। दूसरी पोजीशन ये है कि नहीं, आप कहते हैं यार 50 पे जो है ना वो ठीक चल रहा है, इस पे हम ओवरकम कर लेंगे करंट एसेट्स के साथ साथ, तो आप 50 इसमें परचेज करते हैं। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है, आप कहते हैं नहीं यार मैं तो 75 रुपीज़ का स्टॉक रखूंगा, मैं वर्किंग कैपिटल रखूंगा, मेरे पास 75 रुपीज़ गो के 50 रुपये काम के हैं, लेकिन 25 एक्स्ट्रा रखने चाहिए भाई, काम ठीक चलता है। तो देन आपने वो 25 जो है वो एक्स्ट्रा कर लिए अपने, उनको फ़र्क करके रख दिया, तो वो अब आपके कैपिटल में यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन आपको सेफ्टी, आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि लो भाईजान ये जो है ना मेरे पैसा ये पड़ा हुआ है, जब कभी मुश्किल आएगा तो मैं आ जाऊंगा। तो इसमें अब आप देखें कि अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, तो जब ये इसी प्रोडक्शन में पॉलिसी ए के मुताबिक ये करंट एसेट्स यहाँ खड़े होंगे, पर इसके पॉलिसी बी के मुताबिक इधर खड़े होंगे, और पॉलिसी सी के मुताबिक इधर खड़े होंगे। वही आप इसको कह लें कि 75 पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं, और 30 पे खड़े हैं, या 25 पे खड़े हैं। तो इसका क्या अफेक्ट होगा, अब ये मैं आपको आगे इसका बताता हूँ। तो इसमें क्या चीज़ होगी, ऑप्टिमल लेवल करंट एसेट्स का लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होगा, इसमें पॉलिसी ए जो है इसमें लिक्विडिटी हाई होगी, आपके पास लिक्विड एसेट हाई क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, 25 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आपको चाहिए गो के 50, लेकिन लिक्विडिटी आपकी हाई लेवल पे है। तो बी जो है इसमें आपकी लिक्विडिटी एवरेज लेवल पे है, ठीक है, और सी जो है इसमें लिक्विडिटी लो लेवल पे है, क्योंकि आपने ऐसा किया कि सारे के सारा पैसा जो इन्वेंट्री में लगना था इन्वेंट्री में लगा दिया, कुछ की करंट सिक्योरिटीज़ खरीद ली, कुछ जो है बॉन्ड्स अपना खरीद लिए, ताकि मुझे ना इतने पैसे जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो अब लिक्विडिटी की बात करेंगे तो आपके पास ए में एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, लिक्विड मीन ये कि आपके पास एसेट लिक्विड फॉर्म में कितने पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ग्रेटर करंट एसेट्स लेवल ग्रेट जनरेट मोर लिक्विडिटी, ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। हम अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कहें कांस्टेंट हैं, तो फिर जो हमारी लिक्विडिटी है वो हाई होगी इस केस में। अब दूसरा केस है हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के, हमें रिटर्न कितना आ रहा है, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है उस पर हमें रिटर्न कितना आ रहा है। तो अब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया हमें प्रॉफिट आ रहा है सेम, तो हमने एसेट इधर 30 यूज़ किए, इधर 50 यूज़ किए, और इधर हमने 75 यूज़ किए, तो मतलब ये हुआ कि 30 पे भी उतना प्रॉफिट, 50 पे भी उतना प्रॉफिट, और 75 पे भी उतना प्रॉफिट आ रहा है। तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें किस पे आ रहा होगा, 30 पे। हाँ 30 में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 30 रुपीज़ लगा के उतना प्रॉफिट, 30 लगा के भी आप 50 कमा रहे हैं, 50 लगा के भी 50 कमा रहे हैं, और 75 लगा के भी 50 कमा रहे हैं। तो मीन ये है कि 30 पे आपका रिटर्न ज़्यादा है ना, कि एसेट, ये टोटल एसेट इधर आएंगे ना, जब नीचे 30 होगा थोड़ा होगा तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर इधर 75 होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो मतलब ये है कि आप इस पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेट्स करंट एसेट्स आप क्या कहते हैं जी, कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। करंट एसेट आपको पता है ये चीज़ें होती हैं आपकी, कैश होता है, रिसीवेबल्स होते हैं, और इन्वेंट्री होती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह नेट प्रॉफिट ओवर करंट प्लस फिक्स एसेट्स को हम निकालेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये आपका इस तरह से रिटर्न है। तो अब हमने क्या देखा कि रिटर्न, अगर हम कम एसेट्स होंगे तो फिर रिटर्न की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो अब इसकी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी का बताता हूँ कि वो किस तरह से आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अगर इसका चेक करते हैं ऑप्टिमल लेवल में करंट एसेट्स का, तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम इसका अगर करें, क्योंकि हमारे एसेट्स कम होंगे, अगर ए पे हम करें बात, तो ए लेवल पे हमारे एसेट्स जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे, ज़ाहिर है उतने ही एसेट से उतना प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर हमें लो प्रॉफिट आ रहा होगा ना, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी। इसी तरह बी पे हमें जो है एवरेज प्रॉफिट आ रहा होगा, और सी पे जो है हमें हाई प्रॉफिट होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स हमारे कम यूज़ हुए हैं, 30 रुपीज़ यूज़ हुए हैं, तो 30 रुपीज़ पे 50 आ रहे हैं, तो हमें हाई एसेट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। एज करंट एसेट्स लेवल डिक्लाइन, टोटल एसेट्स विल डिक्लाइन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल राइज। तो इससे जब करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स कम होंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्योंकि बढ़ जाएगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमें हाई ऑन सी पे हमें रिटर्न हाई मिलेगा। इससे अब अगर हम बात करें डिक्रीजिंग कैश
reduces the firm's ability to meet its financial obligation, more risk। अब हम जब इसको कैश को डिक्रीज कर रहे हैं, हम सी पॉलिसी पे आ रहे हैं, अगर सी पॉलिसी पे तो हमने ज़ाहिर है उस पर कैश को कम किया है ना, हमने बजाय 75 के या 50 के हम जब 30 पे आए हैं तो हमने अपने करंट एसेट्स उसमें हो सकता है इन्वेंट्री को कम किया है, कैश को कम किया है, इन चीज़ों को कम करेंगे। तो जब डिक्रीज करेंगे कैश, रिड्यूस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो ज़ाहिर है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा तो ये एक रिस्क है, आपको मैं जैसे बता रहा था मोर रिस्क है। इसी तरह स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी के अकाउंट रिसीवेबल हमारे होते हैं, दूसरे करंट एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल होते हैं ना साथ, तो अब अकाउंट रिसीवेबल को भी आप जब कम करेंगे कि आप पॉलिसी स्ट्रिक्ट करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे, स्ट्रिक्ट पॉलिसी करेंगे, जी हमें जल्दी कैश चाहिए, आपने बस पैसे निकलवाने ही निकलवाने हैं आपने अपने बायर से, दी पॉसिबली लॉस द, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी सेल्स कम हो जाए कस्टमर के, तो ये भी एक रिस्क है आपका। और अगर इन्वेंट्री आप लो करेंगे, मैं तो आपको इन्वेंट्री का भी दे रहा था लेकिन ये बाकी दो चीज़ों की भी एग्जांपल आ गई, लोअर इन्वेंट्री लेवल करेंगे तो इंक्रीज स्टॉक आउट एंड लेस लॉस्ट सेल, मोर रिस्क, के आपको ज़्यादा का ऑर्डर आ गया है और आपके पास पीछे इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, इन्वेंट्री आपकी टाइम पे पहुंच नहीं रही, तो ये भी क्या हो गया, रिस्क हो गया। ठीक है, तो एसेट्स को लो किया आपने, सी पे अगर आए तो वो आपका रिस्क हो जाएगा। तो इसको अब हम रिस्क एनालिसिस का करेंगे तो पॉलिसी ए जो है, ए पे लो रिस्क है क्योंकि इसके पास हमारे पास कैश भी इनफ है, इन्वेंट्री भी इनफ है, एसेट्स इनफ है, जहां हमें 50 चाहिए थे हमने 75 रखे हुए हैं, तो हमें कोई रिस्क नहीं है। बी पे आएंगे तो हमारा एवरेज है कि जहां हम जितनी चीज़ें चाहिए थी उधर रखी हुई हैं। सी में हमने कुछ कोशिश की कि नहीं चाहिए इन्वेंट्री, हम फ़ौरन फिर मंगवा लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कम रखते हैं और उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सी पे हमारा फिर रिस्क क्या हो गया, हाई हो गया। इसका मतलब है सी पे हमारा प्रॉफिट भी हाई था और रिस्क भी हाई है। ठीक है, तो मोर रिस्क मोर यू अर्न वाली जो बात मैं कर रहा था वो आ गई। रिस्क इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस, जब करंट एसेट रिड्यूस होंगे तो ज़ाहिर है रिस्क उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये आ गई हमारी समरी ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट्स के रखने के लिए। तो समरी क्या है हमारी, हम अब पॉलिसी ए बी सी की करें बात, ए में हमने कहा था कि लिक्विडिटी हमारी हाई है, ऐसे ही है, लेकिन लिक्विडिटी हाई की वजह से यानी कि पैसे हमारे पास अनफ हैं, ठीक है, 75 था हमारे करंट एसेट, तो इस पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी लो है, रिस्क भी लो है। ठीक है, अब बी पे अगर आए, बी पे अगर हम आके बात करते हैं तो बी में हमारी हर चीज़ एवरेज है। अगर सी में करते हैं तो हमारी लिक्विडिटी कम थी, रुपये हमारे पास करंट एसेट 30 थे, कम थे इसके मुकाबले में, लेकिन इसमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें, रिस्क ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज अनवर्सली विद लिक्विडिटी के, यानी कि यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है वहाँ लिक्विडिटी कम होती है, एक दूसरे के उल्ट हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टूगेदर विद रिस्क, रिस्क के साथ वो मूव करती है, रिस्क ज़्यादा होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है। रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, तो वो दोनों दोस्त है, रिस्क और रिटर्न जो है ना वो हैंड बाई हैंड इकट्ठे चलते हैं। तो ये है इसकी समरी कि आप एसेट रख तो लें ज़्यादा, लेकिन ये है कि फिर वो आपके फजूल पड़े रहेंगे और फजूल पड़ी चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ अबू बकर आपको ज़हन में रखनी है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट से एक आपका कैश हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपने परचेज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ कर ली, उसमें किसी के पे डिविडेंड कर लिए, शेयर्स ऑन फिक्स डिविडेंड कर लिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री, ये आपकी एक तो कंपोनेंट है। दूसरा है टाइम, है टाइम क्या है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने सीजनल की बात की, परमानेंट तो जो है कि जो गोइंग कंसर्न है वो पूरा साल एक ही तरह से चलती है, तो उसमें परमानेंट है, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ टेम्परेरी है, उसने कुछ दिन के लिए काम करना है, या कोई प्रोजेक्ट है, या फिर वो सीजनल चीज़ें हैं, सीजनल है जैसे कि जिनिंग फैक्ट्री हो सकती है, शुगर मिल हो सकती है, तो इनका फिर सीजनल, जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इनको एसेट रखने हैं तो वो आ जाएंगे। टेम्परेरी और परमानेंट की हम बात करें तो अब ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट द फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड। तो परमानेंट करंट एसेट्स ऐसा होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मीट ज़रूरियात पूरी करने के लिए करंट एसेट उसके पास रखे होते हैं, उसको हम टाइम कहते हैं और डॉलर अमाउंट, कि हमारे पास ये अमाउंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज़ाहिर है जैसे जैसे बढ़ती है तो इसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है, तो परमानेंट करंट एसेट इस पोजीशन में होते हैं। ठीक है, ये इसकी लाइन बनेगी। अब अगर हम आ जाएं
टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट वेरीज विद द सीजनल रिक्वायरमेंट, सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ वेरीज। जैसे मैंने आपको शुगर मिल की एग्जांपल दी कि शुगर मिल में जब सीज़न चल रहा होगा, जब काम हो रहा होगा, तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर सीज़न नहीं चल रहा तो फिर जो है वो उसका कम हो जाएगा। तो ये इसका बनेगा टाइम और डॉलर्स। ये आप देखें कि ये तो परमानेंट एक तो एसेट्स है, ये टेम्परेरी करंट एसेट्स क्या है, जब सीज़न चला मैक्सिमम आ गया, सीज़न पीक पे आ गया, तो टेम्परेरी एसेट्स ये करंट एसेट बढ़ जाएंगे, टेम्परेरी करंट एसेट। ऐसे ही होगा ना कि उसने शुगर केन परचेज करना है, उसने उसके लिए मशीनरी के लिए केमिकल उसको चाहिए, मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉइज़ ज़्यादा चाहिए, डे एंड नाइट चल रही है तो उस पर काम हो रहा है, तो इधर उसको मैक्सिमम चाहिए होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर सीज़न ख़त्म होता जाएगा, उसका स्टोर का माल बिकता जाएगा, इन्वेंट्री बिकती जाएगी, तो फिर ये सिर्फ परमानेंट एसेट्स की उस पर आ जाएगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन को यही चाहिए, लेकिन सीजनल को ऐसा चाहिए। फिर देन इसका ऐसे होगा। अब हम मिसाल लेते हैं कि अगर जिन स्पिनिंग मिल है, जो धागा बनाती है, स्पिनिंग मिल है, अब कॉटन का सीज़न होता है सपोज 6 महीने का या 4 महीने का। अब जो स्पिनिंग मिल है उसने अपने सीज़न के लिए मैक्सिमम इन्वेंट्री उसी 6 महीने में इकट्ठी करनी है, ठीक है। इकट्ठी करेगी तो वो उसमें परचेज उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो स्टॉक्स उसके बढ़ते जाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो एसेट्स उसके टेम्परेरी करंट एसेट बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होते जाएंगे जब रूटीन में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम तीसरी एग्जांपल आपको मैं कॉटन फैक्ट्री की देता हूँ कि वो बेसिक है जीनर्स जो होते हैं, जीनर्स का भी ऐसे ही है, कपास एक सीज़न के लिए आई है, तो सीज़न के लिए उसका काम शुरू हुआ, तो उसने क्या किया, तो वो जब फैक्ट्री नहीं चल रही थी तो वो उसका वर्किंग कैपिटल बहुत कम भी चाहे वो तो चल सकता है, लेकिन जब चली तो उसने कपास खरीदनी है, वो डे एंड नाइट चलनी है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, लेबर लग रही है, तो उसके लिए मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल जाएगा, तो और इसी तरह काम हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी करंट एसेट और परमानेंट करंट एसेट का साथ आप समझ गए क्या इसका मकसद है। तो ये होता है बेसिक इसका पर्पज़। अब फाइनेंसिंग करंट एसेट्स की हम बात करें, अगर किस तरह से फाइनेंस किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स क्या होता है, तो इसमें ये होता है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ये होती है ट्रेड क्रेडिट। एक तो हम ये करते हैं कि वो शुगर मिल वाले भी जैसे करेंगे या बाकी भी करते हैं कि हमारे ट्रेड क्रेडिट जो आ रहा होता है हमें, हम माल उधार पे ले रहे होते हैं, ठीक है, ये एक होता है। एंड अदर पेएबल्स एंड अक्रूवल्स, या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बाद में पे करनी है लेकिन फंक्शन हमारा चल रहा होता है, दैट अराइज अ स्पॉन्टेनियस इन द फर्म्स डे टू डे ऑपरेशन, तो जिसकी वजह से डे टू ऑपरेशन में इंक्रीज हो जाता है कि आपके करंट एसेट्स के बगैर आपकी वो मतलब आपने जो एसेट्स पे कोई एक्सपेंसेस पे करने थे वो आपके रुक गए, आपने अभी नहीं पे किए तो आपके पास ही पैसे रह गए, या फिर आपके जिनसे आपने परचेजेस की उसको अभी पैसे आपने नहीं दिए तो वो आपके रुक गए। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द पॉलिसी रिगार्डिंग पेमेंट फॉर द परचेजेज, लेबर, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस, तो इसमें आप पॉलिसी इस तरह से बनाते हैं कि आप कहते हैं जी आप हमें माल जिससे खरीद रहे हैं कि हम आफ्टर 30 डेज आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे आप माल खरीद रहे हैं आफ्टर 30 डेज या 60 डेज रूटीन होती है। तो अब 60 डेज के लिए आपके पास वो टोटल मटेरियल पैसा आ गया कि 60 डेज आप उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो ले लिया और माल में आपका ऑपरेशन में लग रहा है, करंट एसेट में आ रहा है, लेकिन उसको पे नहीं किया आपने, तो 60 डे उसकी आप मैच्योरिटी खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, मतलब वो एफिशिएंटली आप उसको कर सकते हैं कहीं यूज़। वी आर कंसर्न विद मैनेजिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एसेट्स, तो नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग एसेट्स जो हैं वो क्या है, जो आपके रूटीन में एसेट्स चलते हैं और उनमें जो आपके करंट एसेट्स होते हैं उनको करते हैं। अब इसी तरह हैजिंग की अगर बात करें और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच की बात करें, तो आपको ये है कि मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट वुड बी ऑफसेट विद फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी, कि आपके जो एसेट्स हैं इस तरह के हैं कि आपके एसेट्स इस तरह से मैच्योर हों कि जब आपने किसी को पे करना है, जो आपने किसी को सिक्योरिटीज़ बेची हुई हैं मार्केट में, जब वो उसकी मैच्योरिटी का टाइम आए तो आपके पास उससे पहले वो आपकी सिक्योरिटी मैच्योर होकर पैसे आ चुके हों, इसको हम इसमें कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक तो आपके फिक्स एसेट हैं वो तो चलते हैं ऐसे ही शॉर्ट टर्म, फिर आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है कि आपने 5 साल 10 साल 15 साल के लिए ले ली तो इसमें आपकी वो भी स्टेट लाइन में चलेगी। लेकिन अब जो करंट एसेट्स आपके बन रहे हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो जैसे कि आप करते हैं,
आपने क्या किया, आपने मार्केट में सिक्योरिटीज़ भी बेची हुई थी और आपके पास सिक्योरिटीज़ ली भी हुई थी, ठीक है। तो आपने एसेट्स जे आपके ज़्यादा आ गए, जब ज़्यादा आ गए तो आपने कुछ मार्केट में से इन्वेस्टमेंट उठा ली, सिक्योरिटीज़ खरीद ली। जब खरीदेंगे तो आपके पास वो अच्छा, जब उनको पे करने का टाइम आया तो फिर आपके करंट एसेट कम हो गए। इसी तरह जब शॉर्ट टर्म फिर आपने फाइनेंसिंग की तो आपके पास पैसे बढ़ गए, आपने बॉन्ड्स बेचे, सिक्योरिटीज़ बेची, आपके पास फिर करंट एसेट ज़्यादा आ गए। फिर जब उनकी मैच्योरिटी का टाइम आया तो आपने पे ऑफ कर दी, फिर आपके कम हो गए। तो इसी तरह कुछ सीजनल जो हैं लोग, तो सीजनल में वो इस तरह भी इसको मैनेज करते हैं। वो पहली बात थी हमारे करंट एसेट का वेरी होना। ये बात है कि हम फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म किस तरह से करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि ये कॉटन जीनर्स होते हैं, वो बैंक से लीज करवा लेते हैं, उससे लिमिट करवा लेते हैं कि बैंक को कहते हैं कि हम जब परचेज करेंगे हमारा हाई होगा, तो वो उनको पैसा देता जाता है बैंक शॉर्ट टर्म के लिए। जब उसके पास उसका बिका और पैसे आए तो उसने बैंक को पे कर दिए, तो इसी तरह उसकी लिमिट अप्रूव होती है और वो चलते रहते हैं। तो ये है आपकी मैच्योरिटी और हैजिंग की अगर हम बात करें। तो इसी तरह ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग और फिक्स लेस अमाउंट फाइनेंस स्पॉन्टेनियसली बाय द पेएबल एंड अक्रूवल्स इन एडिशन द स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग पेएबल एंड अक्रूवल्स। इसी तरह ये है कि हमने आपने माल जब खरीद लिया है तो आपने, क्योंकि उसको पैसे 60 दिन के बाद देने हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म आपका पूरा हो गया, 60 दिन बाद उसको ऐसे पेमेंट कर दे। फिर इसी तरह 60 अगर 30 दिन है, जितने भी बरल हैं, तो वो इस टाइम में आपके पास वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आती रहेगी और आप अपना सीजनल काम करते रहेंगे। अब हम फाइनेंसिंग नीड्स एंड हैजिंग अप्रोच की बात करते हैं कि वो क्या है। पिछला साल अबू बकर आप समझ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक तरह से आपको क्लास को समझ आ रहा है ना जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पीछे तक अभी तक कोई है प्रॉब्लम? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि फिक्स एसेट्स एंड नॉन सीजनल पोर्शन की अगर हम बात करें। पहले तो हम कर रहे थे वो करंट एसेट्स की और उसकी बात कर रहे थे, सीजनल में हमारा टेम्परेरी करंट एसेट बढ़ रहा था। अब जो फिक्स एसेट एंड नॉन सीजनल पोर्शन ऑफ द करंट एसेट्स आर फिनेंस विद द लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। तो वो कहाँ से फाइनेंस होता है? शॉर्ट टर्म की तो हमने वो निकाल लिए थे ना। लॉन्ग टर्म जो होता है, या तो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करवाते हैं, ठीक है, डेट एंड इक्विटी, या हम इक्विटी अपने शेयर्स बेचते हैं मार्केट में, जिससे हमें फिक्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए हमें पैसे आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स टू कवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हमारे कवर करती है। सीजनल नीड्स आर फाइनेंस विद द शॉर्ट टर्म लोन। तो जो अगर सीजनल नीड होती है, जैसे मैंने वो आपको सर्कल दिखाया था कि शॉर्ट टर्म हम फाइनेंसिंग करवाते हैं तो उसकी सीजनल नीड्स पूरी कर सकते हैं। लोन्स अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन सफिशिएंट कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू कवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो उसके लिए हम फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करवाते हैं। अब सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन की लिक्विडेटिंग नेचर्स की हम बात करें तो सीजनल ऑर्डर रिक्वायर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री बियॉन्ड द करंट लेवल। मैंने जैसे कि आपको बताया कि करंट लेवल में तो आपको इन्वेंट्री फ़र्ज़ किया। हम बात करें शुगर केन की, शुगर मिल की जैसे बताई है, तो उनको तो इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं पहले होती जब सीज़न नहीं होता, तो सीज़न में ही सारी उन्होंने ख़रीदनी है, तो उनको पैसा उस वक्त ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल मिल की, स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग में भी आपको पता है कि उसकी, क्योंकि रूटीन में तो पूरी होती है वो इन्वेंट्री, इतनी होती है कि जो डे टू डे उसकी ज़रूरत पूरे करे, लेकिन सीज़न में क्योंकि उन्होंने परचेज़ करनी होती है ताकि अगले दिनों में भी इस्तेमाल कर सके, तो उनकी परचेज़ बढ़ जाती है। ये होता है। इंक्रीज इन्वेंट्री इन यूज टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सीज़न इस चीज़ का आ जाए कि आगे ईद आ रही है और ईद पे कपड़े ज़्यादा बिकने हैं, शूज़ की आ रही है, तो वो भी फिर क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करवा के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं। अभी उनकी बिक नहीं रही मार्केट में, लेकिन जब ऐसे त्यौहार आते हैं और जो सीज़न उनका आता है तो वो उसमें फिर वो बिक जाते हैं। सर्दी का कपड़ा जो उन्होंने जो बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, कोट्स बनाते हैं, उनके गर्मियों में अगर नहीं बिक रहे तो वो क्या गर्मियों में काम बंद नहीं करते, वो बना के उसको स्टॉक करते जाते हैं, करके तो फिर सर्दी में यकदम वो सारा निकल जाता है। इसी तरह सेल्स बिकम रिसीवेबल, जब सेल करते हैं रिसीवेबल उनके बढ़ जाते हैं। रिसीवेबल आर कलेक्टेड एंड बिकम कैश, तो जब रिसीवेबल कलेक्ट होते हैं तो ज़ाहिर है उसका कैश बन जाता है। द रिजल्टिंग कैश फंड्स कैन बी यूज टू पे ऑफ द सीजनल शॉर्ट टर्म लोन एंड कवर द एसोसिएट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो वो फिर क्योंकि हमने दी और हमारे रिसीवेबल बन गए, रिसीवेबल बने तो हमने कैश जब आया तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करवाई थी, शॉर्ट टर्म हमने लोन्स लिए थे, वो सारे हमने पे ऑफ कर दिए। अब पे ऑफ कर दिए तो आपका वो शॉर्ट टर्म गुजर गया।
अब रिस्क वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं? लेस वरी इन रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, कि जब एक दफ़ा लॉन्ग टर्म आपने ले लिया, साथ लोन आपने लॉन्ग टर्म अगर ले लिया है तो आपको ये तो अब बार बार नहीं फिक्र होगा यार 2 महीने के लिए दोबारा जाके पेपर जमा करवाएं बैंक के, दोबारा आप सारा प्रोसेस करवाएं और दोबारा आपको लोन मिले। एक दफ़ा मिल गया है, 5 साल बाद या 8 साल बाद 10 साल बाद पे ऑफ करना है तो आपके पास ही पड़ा हुआ है। ये तो इसमें लॉन्ग टर्म के बेनिफिट होते हैं। फिर लेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट, और फिर यह है कि आपका फिक्स हो क्या होता है तो आपको ये नहीं पता कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपको लोन लेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आएगी। एक दफ़ा आप जिसको कहते हैं ना बेफिक्र होकर वो 75 की खरीद के बैठ गए हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है जी? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का रिस्क क्या है? बोरोइंग मोर देन व्हाट इज़ नेसेसरी। अब हमने खरीद लिया, 10 साल के लिए लेना है, हमने ले लिया, फ़र्ज़ किया 100 मिलियन का लोन ले लिया, लेकिन हमारे ऑपरेशन में 50 मिलियन यूज़ हो रहा है, तो जो 50 मिलियन है वो हमारा फ़र्क पड़ा हुआ है, अब वो एफिशिएंट नहीं हो रहा। अब उस 50 मिलियन की हमें कॉस्ट तो पड़ रही है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन वो हमारा यूज़ नहीं हो रहा, पैसे कमाने के लिए नहीं यूज़ हो रहा, तो वो इसकी कॉस्ट हमें वो नुकसान हो रहा है। फिर बोरोइंग एट अ हायर ओवरऑल कॉस्ट यूजली, तो जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है इस वजह से। अब रिजल्ट क्या आता है? मैनेजर्स एक्सेप्ट लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग अ लेस रिस्क। तो अब क्योंकि इसमें रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिस्क भी नहीं है तो फिर आपका जो 50 मिलियन फजूल पड़ा हुआ है वो पैसा भी नहीं कमा रहा, रिटर्न भी नहीं है, रिस्क नहीं है तो फिर रिटर्न भी नहीं है। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म जो है रिस्क वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की, ये मैंने आपको बता दी। अब रिस्क वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच में अब बात करें। कंजर्वेटिव ये आता है कि आप दकियानुसी नहीं भाई यार मेरा काम बढ़ना नहीं चाहिए, मैं तो करके रखना ही रखना, पुरानी सोच जिसको कहते हैं ना कि मैं तो इन्ने वाधू रखने ने भाई आपके बिजनेस लिए, लेकिन नहीं। वो कहता है फर्म्स कैन रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय यूजिंग द लार्जर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो वो फर्म्स जो हैं अपना रिस्क तो कम कर लेती हैं, फर्म रिस्क तो अपना कम कर लेती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जो फर्म कैन रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग के साथ जो रिस्क आपका है वो तो रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग द लार्ज पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लेकिन अब क्या है कि अगर हम इसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में देखें तो आपके फिक्स एसेट्स तो ये हैं। अब फिक्स एसेट में आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें तो ये आपकी आ रही है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म में करंट एसेट्स जो आपके हैं ये बड़े हो रहे हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ये नीचे भी चले जाते हैं, इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कम हो जाती है। जब आप उसको ज़रूर करके रिसीवेबल आ देते हैं तो आप उसको पे ऑफ कर देते हैं, जब आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं तो आपकी फाइनेंसिंग नीचे आ जाती है। इसी तरह से ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करवाते हैं, ये पे ऑफ कर देते हैं, ये फाइनेंसिंग करवा रहे हैं, तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस चल रहा है। कंपैरिजन विद अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच ये है कि आप कहते हैं जी नहीं मैंने उसको यूज़ नहीं होने देना, मैंने उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है, मैक्सिमम एफिशिएंट होने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के क्या बेनिफिट होते हैं? फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद द लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट देन द शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट में आपको कॉस्ट कम पड़ती है, एक तो फ़ायदा ये होता है। फिर बोरोइंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, तो आप सिर्फ उतना खरीद लेते हैं जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर आपको 50 मिलियन चाहिए तो आप 50 मिलियन ही लोन लेंगे, ये नहीं कि आप 100 मिलियन ले लेंगे, 50 को फ़ारग रख देंगे और 50 को यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का कुछ रिस्क है। रिस्क क्या है कि रीफाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इज़ इन फ्यूचर, कि आपको जब एक दफ़ा आपने 6 महीने के लिए सीज़न के लिए कराई, आगे फिर आपको 6 महीने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप वो फाइनेंसिंग करवाने के लिए उनका सारा प्रोसेस करेंगे, इसी तरह करते जाएंगे। तो अनसर्टन फ्यूचर इंटरेस्ट कॉस्ट, तो फ्यूचर में बाजू का तो उसमें का लॉन्ग टर्म लेंगे तो आपकी तो तय हो गई, अब इसमें इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुआ तो मे भी कॉस्ट बढ़ जाए। तो रिजल्ट क्या होता है? मैनेजर एक्सेप्ट ग्रेटर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सचेंज ऑफ टेकिंग अ ग्रेटर रिस्क। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, ये एग्रेसिव मैनेजर्स होते हैं जो एडवांटेज लेते हैं कि हमने रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क में उनको फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है कि वो अपना सारा एसेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम इसको रिस्क वर्सेस एग्रेसिव अप्रोच की बात करें। फर्म इंक्रीजेज रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय यूजिंग अ लार्जर पोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो इसमें अब ये देखें कि फिक्स एसेट की बात हो गई, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो गई, ये अभी शॉर्ट टर्म है। करंट एसेट इनको ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ने की तो करंट एसेट बढ़ गए, फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करवा ली। अब जब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पैसे आए
पैसे जब इनको आ गए, सेल्स हुई, कैश आया, रिसीवेबल कम हुए, इन्होंने पे ऑफ कर दिया, फिर शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से ये रिस्क ज़्यादा लेते हैं, इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लेते हैं। तो अगर हम समरी शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो ये फाइनेंसिंग मैच्योरिटी है, एसेट मैच्योरिटी है, शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म या परमानेंट है। इसी तरह शॉर्ट टर्म टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म परमानेंट। तो इसमें पहले में हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा और शॉर्ट टर्म दोनों हो गए तो मॉडरेट होगा रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि ये ना सिचुएशन बेहतर होगी कि शॉर्ट टर्म उसकी टेम्परेरी है और शॉर्ट टर्म उसने फाइनेंसिंग करवाई है तो पोजीशन बेहतर होगी। अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी का फिर रिस्क होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके 50, जैसे मैंने कहा है 50 मिलियन के एसेट्स जो हैं वो फजूल पड़े हुए हैं, उनका यूज़ नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ना, लो रिस्क होगा। तो इसी तरह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का तो रिस्क बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, लेकिन ये रिस्क भी साथ बढ़ जाता है, हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और ये अगर दोनों ही लॉन्ग टर्म हो तो फिर मॉडरेट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ना इसमें वो मॉडरेट रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इसलिए वो जो अग्रेसिव होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जो नहीं करते वो प्रॉफिट कम कमाते हैं। तो कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, द लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड द मेथड फॉर फाइनेंसिंग दोज एसेट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी कि ज़ाहिर है करंट एसेट्स में जब आप फाइनेंसिंग लो करवा रहे हैं एसेट करंट बढ़ जाते हैं, जब आप पे ऑफ कर देते हैं करंट एसेट कम हो जाते हैं। द कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स अलाउ अ मोर अग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। तो जिनके पास हाई लेवल होता है उनको और भी दे देते हैं कि इनके पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो उनको फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग में होती है ऑल इक्विटी अलाउ द अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स। तो वो अगर करंट एसेट्स होंगे तो उसको करंट फाइनेंसिंग भी नहीं देंगे। तो ये था आज का हमारा वर्किंग कैपिटल पे। मुझे उम्मीद है कि आप तो सारे अच्छी तरह समझ गए हैं। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आप उम्मीद है कि जो हमारे यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है और किस तरह से उसका यूज़ होना है। तो अगर फिर भी इसके बावजूद कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको रिप्लाई देंगे प्रॉपर। और अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग भी फाइनेंस सीखते रहें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बिज़नेस फाइनेंस पढ़ने वाले लोग हैं उनका आज सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आज तक हमारे जितने लेक्चर हो चुके हैं चैप्टर 8 वर्किंग कैपिटल तक आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह अब आप बहुत अच्छा सिक्योर लेंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हमारा लेक्चर आगे चलेगा, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले अगला पढ़ते रहेंगे। तो बिज़नेस फाइनेंस वाले इनको रिवाइज़ करें और कोशिश करें कि अच्छी तरह आप अटैम्प्ट लें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच।